नाजी ने कहा आपके बुलंद दिमाग और गहरी नज़र को छान बीन करनी नहीं चाहिए। मरकज़ में मेरे बहुत से दुश्मन हैं। मेरे दोस्त सलाह अल-दीन अयूबी ने कहा मैंने ये फैसला सिर्फ इसलिए किया है कि मेरी इंतज़ामिया और फ़ौज से साजिशों का ख़तरा हमेशा के लिए निकल जाए, और मैंने ये फैसला इसलिए किया है कि फ़ौज में किसी का ओहदा कितना ही ऊंचा क्यों ना हो और कोई कितना ही अदना क्यों ना हो, वो शराब ना पिए, हलरबाजी ना करे और फौजी जश्नों में नाच गाने ना हों। लेकिन आलीजा नाजी ने कहा मैंने हुजूर से इजाज़त ले ली थी और मैंने शराब और नाच गाने की इजाज़त सिर्फ इसलिए दी थी कि इस फौज को इसकी असल हालत में देख सकूं, जिसे तुम मिल्लत इस्लामी की फौज कहते हो। मैं 50,000 नफरी को बरतरफ नहीं कर सकता मिस्री फौज में इस मुदगम करके इसके किरदार को सुधार दूंगा। और ये भी सुन लो कि हम में कोई मिस्री, सोडानी, शामी और अजमी नहीं है। हम मुसलमान हैं, हमारा झंडा एक और मजहब एक है। अमीर आली मर्तबा ने ये तो सोचा होता कि मेरी हैसियत क्या रह जाएगी जिसके तुम अहल हो। सलाह अल-दीन अयूबी ने कहा अपने माजी पर खुद ही निगाह डालो, ज़रूरी नहीं कि अपनी कारस्तानियाँ मुझसे सुनो, फ़ौरन वापस जाओ। अपनी फ़ौज की नफरी सामान, जानवरों, सामान, खुर्दो नोश वगैरह के कागजात तैयार करके मेरे नायब के हवाले कर दो। 7 दिन के अंदर अंदर मेरे हुक्म की तामील मुकम्मल हो जाए। नाजी ने कुछ कहना चाहा, लेकिन सलाह अल-दीन अयूबी कमरे से निकल गया। ये बात नाजी के खुफिया हरम में भी पहुंच गई थी कि ज़कवई को अमीर मिस्र ने रात भर काशिफ बारियाबी बख्शा है। ज़कवई के खिलाफ हसद की उप पहले ही फैली हुई थी। इसे अल्फी अभी बहुत थोड़ा अरसा गुजरा था कि नाजी पहले रोज से ही इसे अपने साथ रखने लगा। इसे जरा सी देर के लिए भी अपने इस फार्म में नहीं जाने देता था जहां इसकी दिल पसंद नाचने वाली जवान लड़कियां रहती थीं। ज़कवई को इसमें अलग कमरा दिया था। उन्हें ये तो मालूम न था कि नाजी इससे सलाह अल-दीन अयूबी को मोम करने की ट्रेनिंग दे रहा है और वो किसी बहुत बड़े तहरीरी मंसूबे पर काम कर रहा है। ये रुका साईं ये देखकर जाल बन गई थी कि ज़कवई ने नाजी पर कब्जा कर लिया है और उसके दिल में उनके खिलाफ नफरत पैदा कर दी है। हरम की 2 लड़कियां ज़कवई को ठिकाने लगाने की सोचती रहती थी। अब उन्होंने देखा कि इससे कोई को अमीर मिस्र ने भी इतना पसंद किया कि इसे रात भर अपने खैमे में रखा है तो पागल सी हो गई। इसे ठिकाने लगाने का बहुत तरीका कत्ल था। कत्ल के 2 ही तरीके हो सकते थे, ज़हर किराए का कातिल जो इसे सोते में कत्ल कर अल्फी। दोनों तरीके मुमकिन नहीं थे क्योंकि इसका कोई बाहर नहीं निकलती थी और जहर देने के लिए इस तक रसाई नहीं हो सकते थे। इन दोनों ने हरम की सबसे ज्यादा चालाक मुलाजमा को एतमाद में ले रखा था। इसे इनाम किराम देती रहती थी। जब हसद की इंतहा ने उनकी आंखों में खून उतार दिया तो उन्होंने इस मुलाजमा को मुंह मांगे इनाम का लालच देकर अपना बयान कर दिया। ये मुलाजमा बड़ी खराब और मुंजी कोई औरत थी। इसने कहा कि सालार की रहाइशगाह में जाकर ज़कवई को ज़ाहिर देना मुमकिन नहीं। मौका महल देखकर इसे खंजर से कत्ल किया जा सकता है, इसके लिए वक्त चाहिए। इसने वदा किया कि वो ज़कवई की नक्लो हरकत पर नज़र रखेगी। हो सकता है कोई मौका जल्दी निकल अल्फी। इस जराइम पेशा औरत ने भी ये कहा कि अगर कोई मौका ना निकला तो हशीशियन की मदद हासिल की जाएगी, मगर वो मुआवजा बहुत ज्यादा लेते हैं। दोनों लड़कियों ने इसे यकीन दिलाया कि वो ज्यादा से ज्यादा मुआवजा देने को तैयार हैं। नाजी बेहद गुस्से के आलम में अपने कमरे में टहल रहा था। जो इसे ठंडा करने की बहुत कोशिश कर चुकी थी, लेकिन इसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। अब मुझे इसके पास जाने दें। ज़कवई ने चौथी बार कहा मैं इसे शीशे में उतार लूंगी। बेकार है, नाजी ने गरज कर कहा। वो कमबख्त हुक्मनामा जारी कर चुका है जिस पर अमल भी शुरू हो चुका है। मुझे इसने कहीं का नहीं रहने दिया। इस पर तुम्हारा जादू नहीं चल सका। मुझे मालूम है कि मेरे खिलाफ ये साजिश करने वाले लोग कौन हैं। वो मेरी उभरती हुई हैसियत से हसद करते हैं। मैं अमीर मिस्र बनने वाला था। मैंने यहाँ के हुक्मरानों पर हुकूमत की है, हालांकि मैं मामूली सालार था। अब मैं सालार भी नहीं रहा। इसने दरबार को अंदर बिलाकर कहा कि अदरविश को बिला लाए। इसका हमराज और नायब अदरविश आलिफ। तो नाजी ने इसके साथ भी इसी मौजू पर बात की। इसे वो कोई नई खबर नहीं सुना रहा था। अदरविश के साथ वो सलाह अल-दीन अयूबी के नए हुक्मनामे पर तफसीली तबादला ख्यालात कर चुका था, मगर दोनों उसके खिलाफ कार्रवाई का सोच नहीं सकते थे। अब के दिमाग में एक कार्रवाई उग थी। इसने अदरू से कहा मैंने जवाबी कार्रवाई सोच ली है कि बगावत। नाजी ने कहा। अनोश चुपचाप इसे देखता रहा। नाजी ने कहा तुम हैरान हो गए क्या? तुम्हें शक है कि ये 50,000 सोडानी फौज हमारी वफादार नहीं किया? ये सलाह अल-दीन अयूबी की निस्बत मुझे और तुम्हें अपना हाकिम और बहीखा नहीं समझती? किया तुम अपनी फौज को ये कह कार बगावत पर आमादा नहीं कर सकते कि तुम्हें मिस्रियों का गुलाम बनाया जा रहा है और मिस्र तुम्हारा है? अदरविश ने गहरी सांस लेकर कहा मैंने इस अक़दाम पर गौर नहीं किया था। बगावत का इंतज़ाम एक इशारे पर हो सकता है, लेकिन मिस्र की नई फौजी बगावत को दबा सकती है और इस फौज को कुमक भी मिल सकती है। हुकूमत से टुकर लेने से पहले हमें हर पहलू पर गौर करना चाहिए।
मैं गौर कर चुका हूँ, नाजी ने जवाब दिया। मैं ईसाई बादशाहों को मदद के लिए बुला रहा हूँ। तुम 2 पैगाम तैयार करो, उन्हें बहुत दूर जाना है। अलिफा, मेरी बातें गौर से सुन लो। ज़खो, तुम अपने कमरे में चली जाओ। कोई अपने कमरे में चली गई और वो दोनों सारी रात अपने कमरे में बैठे रहे। सलाह अल-दीन अयूबी ने दोनों फौजों को मुदन करने का वक्त साथ रोजगार किया था। कागजी कार्रवाई होती रही। नाजी पूरी तरह ताउन करता रहा। चार्ज गुजर चुके थे। इस दौरान नाजी एक बार फिर सलाह अल-दीन अयूबी से मिला, लेकिन इसमें कोई शिकायत न की। तफसीली रिपोर्ट देकर सलाह अल-दीन अयूबी को मुतमईन कर दिया कि 7वें रोज दोनों फौजें एक हो जाएंगी। सलाह अल-दीन अयूबी के नायबीन ने भी इसे यकीन दिलाया कि नाजी दियानतदारी सी ताउन कर रहा है, मगर अली बिन सुफियान की रिपोर्ट किसी हद तक परेशान कुन थी। उसकी इंटेलिजेंस सर्विस ने रिपोर्ट दी थी कि सौरानी फौज के सिपाहियों में बेइत्मीनानी और अबतरी सी पाई जाती है। वो मिस्री फौज में मुदगम होने पर खुश नहीं। उनके दरमियान ये अफवाहें फैलाई जा रही थी कि मिस्री फौज में मुदगम होकर उनकी हैसियत गुलामों की सी हो जाएगी, उन्हें माल गनीमत भी नहीं मिलेगा और उनसे बारबरदारी का काम लिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें शराब नोशी की इजाज़त नहीं होगी। अली बिन सुफियान ने ये रिपोर्टें सलाह अल-दीन अयूबी तक पहुंचा दी। अयूबी ने इसे कहा कि ये लोग तवील मुद्दत से ऐश कर रहे हैं, उन्हें नई तब्दीली यकीनन पसंद नहीं। अल्फी गी, मुझे उम्मीद है कि वो नए हालात और माहौल के आदी हो जाएंगे। इस लड़की से मुलाकात हुई या नहीं? सलाह अल-दीन अयूबी ने पूछा। नहीं, अली ने जवाब दिया, इससे मुलाकात मुमकिन नजर नहीं आती। मेरे आदमी नाकाम हो चुके हैं। नाजरीन, इसे कैद कर रखा है। इससे अगली रात का वाकया है। रात अभी भी तारीख हुई थी। कोई अपने कमरे में थी। नाजी अदरोज के साथ अपने कमरे में था। इसे घोड़ों के कदमों की ओआज़ें सुनाई दी। इसने पर्दा हटाकर देखा। बाहर के चिरागों की रोशनी में इसे 2 गेवड़ सवार घोड़ों से उतरते दिखाई दिए। लिबास से वो ताजिर मालूम होते थे, लेकिन वो घोड़ों से उतरकर नाजी के कमरे की तरह चले तो उनकी चाल बताती थी कि ये ताजिर नहीं। इतने में अदरविश बाहर निकला। दोनों सवार इसे देखकर रुक गए और दरविश को सिपाहियों के अंदाज से सलाम किया। अगर इसने उनके गिर्द घूमकर उनके लिबास का जायजा लिया, फिर उन्हें कहा कि हथियार दिखाओ। दोनों ने फुर्ती से चूहे खोले और हथियार दिखाए। उनके पास छोटी तलवारें और एक एक खंजर था। अदरविश उन्हें अंदर ले गया। दरबान एक तरफ खड़ा था। कोई गहरी सोच में हो गई और कमरे से निकली और नाजी के कमरे का रुख किया, मगर दरबान ने इसे दरवाजे पर रोक लिया और कहा कि इसे हुक्म मिला है कि किसी को अंदर न जाने दूं। ज़कवी को वहां ऐसी हैसियत हासिल हो गई थी कि वो कमांडों पर भी हुक्म चलाने लगी थी। दरबान के रोकने से वो समझ गई कि कोई खास बात है। इसे याद आलिफ के 2 रातें पहले ही नाजी ने इसकी मौजूदगी में अदरू से कहा था, मैं ईसाई बादशाहों को मदद के लिए बुला रहा हूं। तुम 2 पैगाम रसां तैयार करो, उन्हें बहुत दूर जाना है। और फिर इसने ज़कवी को अपने कमरे में चले जाने को कहा था और उसने बगावत की बातें भी की थी। ये सब कुछ सोचकर वो अपने कमरे में वापस चली गई। इसके और नाजी के खास कमरे के दरमियान एक दरवाज़ा था जो दूसरी तरफ से बंद था। इसने इस दरवाजे के साथ कान लगा दिए। इधर की ओआज़ें नीमी थी। इसे कोई बात समझ ना आई। कुछ देर बाद इसे नाजी की बड़ी साफ ओआज़ सुनाई दी। इसने कहा, अबदियों से दूर रहना। अगर कोई शक में पकड़ने की कोशिश करे तो सबसे पहले ये पैगाम गायब करना। जान पर खेल जाना। जो भी रास्ते में हाइल हो इसे खत्म कर देना। तुम्हारा सफ़र 4 दिनों का है। तुम 3 दिनों में पहुंचने की कोशिश करना। समत याद कर लो। शुमाल मशरिक। दोनों आदमी बाहर निकले। ज़कवी भी बाहर उगिस ने देखा कि वो दोनों घोड़ों पर सवार हो रहे थे। नाजी और अदरविश भी बाहर खड़े थे। सवारों उल्लूदी कहने निकले होंगे। सवार बहुत तेजी से रवाना हो गए। नाजी ने इसे कोई को देखा तो इससे बिलाकर कहा, मैं बाहर जा रहा हूं, काम बहुत है, तुम आराम करो। अगर अकेले दिल ना लगे तो हरम में गुम फिर आना। जुओ ने कहा, जब से आई हूं बाहर नहीं निकली। नाजी और अदरविश चले गए। ज़कवी ने चुगा बहना कमरबंद में खंजर अरसे और हरम की तरफ चल पड़ी। वो चंद गज दूर थी। वो नाजी पर यह जाहिर करना चाहती थी कि वो हरम में गई थी। दरबान को भी इसने यही बताया। हरम में दाखिल हुई तो वहां की रहने वालियों ने इसे हैरान हो के देखा। वो पहली दफा वहां गई थी। सबने इसका इस्तकबाल है एहतराम और प्यार से किया। उन 2 लड़कियों ने भी इसे खुश उम्दीद कहा जो इसे कत्ल कराना चाहती थी। रुकू साहिब से हर एक के साथ बातें की वो और वापस चल पड़ी। वो खरत मुलाजमा भी वही थी जिसे इसके कत्ल के लिए कहा गया था। इसने ज़कवी को बड़ी गौर से देखा। कोई बाहर निकल गई। हरम वाले मकान और नाजी की रहाइशगाह का दरमियानी इलाका ऊंचा नीचा था और वीरान। ज़कवी हरम से निकली तो नाजी की रहाइशगाह की तरफ जाने की बजाय बहुत तेज तेज दूसरी समत चल पड़ी। उधर एक बगैंत भी थी, लेकिन कोई इससे जरा दूर हटकर जा रही थी। इससे 15-20 कदम पीछे एक सियासाया चला जा रहा था। वो कोई इंसान ही हो सकता था, मगर सर से पांव तक एक लिबादा में लिपटा होने की वजह से सिया बहुत लगता था। ज़कवी की
رفتار تیز ہوئی تو اس بوت نے بھی اپنی رفتار اس سے بھی تیز کر دی، اگے گھڑی جھاڑیاں تھیں جو کوئی ان میں روپوش ہو گئی، سیاہ بت بھی جھاڑیوں میں غائب ہو گیا، وہاں سے کوئی اڑائی 300 گز اگے صلاح الدین ایوبی کی رہائش گاہ تھی جس کے ارد گرد فوج کے اعلیٰ رتبوں کے افراد رہتے تھے۔ زکوئی کا رخ ادھر ہی تھا، وہ غنی جاریوں میں سے نکلی ہی تھی کہ بائیں طرف سے سیاہ بھوت اٹھا، چاندنی بڑی ساتھ تھی پھر بھی اس کا چہرہ نظر نہیں آتا تھا، اس کے پاؤں کی آٹ بھی نہیں تھی، بھوت کا ہاتھ اوپر اٹھا، چاندنی میں خنجر چمکا اور بجلی کی تیزی سے خنجر زکوئی کے بائیں کندھے اور گردن کے درمیان اتر گیا، زکوئی کی چیخ نہیں نکلی، خنجر اس کے کندھے سے نکل گیا، زکوئی نے اتنا گہرا زخم کھا کر بھی نہایت تیزی سے اپنے کمر بند سے خنجر نکالا، بوت نے اس پر دوسرا وار کیا تو زکوئی نے اس کے خنجر والے بازو کو اپنے بازو سے روک کر اپنا خنجر بھوت کے سینے میں گیونب دیا، اسے چیخ سنائی دی جو کسی عورت کی تھی، زکوئی نے اپنا خنجر کھینچ کر دوسرا وار کیا جو بت کے پیٹ میں اتر گیا، اس کے ساتھ ہی اس کہ اپنے پہلو میں خنجر لگا لیکن زیادہ گہرا نہیں اترا، بھوت چکرا کر گرا، سک کوئی نہیں یہ نہیں دیکھا کہ اس پر حملہ کرنے والا کون تھا، وہ دوڑ پڑی، اس کے جسم سے خون بہت تیزی سے رہ رہا تھا، صلاح الدین ایوبی کا مکان اس سے چاندنی میں نظر آنے لگا، ادھا فاصلہ طے کر کے اس سے چکر آنے لگے، اس کی رفتار سست ہونے لگی، اس نے چلانا شروع کر دیا، علی ایوبی علی ایوبی، اس کے کپڑے لال سر ہو گئے تھے، وہ بڑی مشکل سے قدم گھسیٹ رہی تھی، اس کی منزل تھوڑی ہی دور رہ گئی تھی، جہاں تک پہنچنا اس کے لیے ممکن نظر نہیں آتا تھا، وہ مسلسل صلاح الدین ایوبی اور علی بن سفیان کو پکارے جا رہی تھی۔